हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 6 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 60 होगा, आई थिंक। आप एक बार चेक कर लेना। तो पूरा का पूरा हम लोग खत्म करने वाले हैं। आपका एग्जाम शुरू हो चुका है, पता है आपको, जीडी का पेपर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका मैथ्स का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है कि बेलन की त्रिज्या दे रखी है आधार की और हाइट दे रखा है, आपको निकालना है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये होता है भैया, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 21 है, लेकिन आर की वैल्यू 11 × 11 × 21। ठीक है, तो 7 × 3 किया। अगर सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे 22 × 3 यानी कि 66। या फिर अगर मैं शॉर्टकट तरीके से करूं तो आप देखेंगे ये तुम्हारा 11 का मल्टीपल है 2 बार में, यानी 11 क्यूब हो गया कितना, 31 होता है। और 2 यहाँ से निकालो और 3 यहाँ, मतलब 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ चुका है 13×6 = 78, यानी कि 7800। 3×6 = 18 यानी कि 180, और 7980, और एक 6 और, यानी कि 7986 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। आगे बढ़े, बहुत ही आसान सवाल से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। अगर एरिया तुम्हारा ये है तो ये 3x और 2x मान लिया हमने। अगर एरिया की बात करूंगा तो 3 दूना 6 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से कटेगा 25 बार में, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है कितना, 5 के बराबर। तो आयत का परिमाप निकालिए। जो पेरीमीटर होता है भैया वो होता है 2 × l + b, यानी कि 2 टाइम्स l और b का मतलब 3×2 = 5x, यानी कि 10x का वैल्यू हो गया 50। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, x की वैल्यू 5 में रख दिया। एक वस्तु पर 20% की छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य क्या हो सकता है, आपसे कह रहा है। तो या तो आप ऑप्शन चूज कर लो, या फिर आप अगर शॉर्टकट नहीं करना चाहते, आप इस सोच सकते हैं इस तरीके से कि 20% की छूट, अगर हमने एक तरफ एमपी को मान लिया हमने 100, तो अगर 20% की छूट की बात करूं यानी कि 20, तो ये 20 अगर 25% हुआ तो उस केस में तुम्हारा MP2 क्या होगा। मतलब अगर इस 20 की वैल्यू हमने 25 मान ली तो मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। मैं कह सकता हूँ तो 25×4 = 100, यानी कितना आ जाएगा 80, यानी कि जो MP2 होगा वो कितना होगा 80 के बराबर। मतलब कितना रेशियो हो जाएगा, 100 और 80। हो सकता है भैया, आगे बढ़े। सॉरी। 20 पुरुष जो है वो किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 24 महिलाएं जो है ना वो 5 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ठीक है, मतलब अगर 5-5 काट दूं तो आप देखेंगे भैया 5-5 यहाँ से, ये 6 और ये तुम्हारा 5, मतलब एम और एफ का रेशियो आ चुका है 6:5, कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, तो अगर 20×6 = 120 गुणा 5 करूं, अब इससे हम करेंगे इक्वेट कर देंगे। 30 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य को पूरा करने के लिए टाइम बताइए कितना लगेगा। 30 पुरुष यानी कि 6×5 सॉरी 30×6 = 180 और प्लस 12×5 = 60, इंटू कर दीजिए आप टाइम, टी लगा दीजिए। बोलिए मैंने सही किया ना, बिल्कुल सही किया। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 240 इंटू टी इज इक्वल टू 120 गुणा 5। 120 से कट जाएगा 2 बार में, तो 5/2 यानी कि 2.5 डेज लगेगा तुम्हारा इस काम को पूरा होने में। आगे बढ़ते हैं। मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले 5% के वार्षिक ब्याज दर से कुछ ऋण जो है उधार लिया। उसने 2 वर्ष के अंत में 7,05,600 का भुगतान करके अपना ऋण को चुका दिया। तो उसने कितना ऋण लिया था आपको बताना है। आपको मालूम है दोस्तों कि ये जो 5% का ऋण होता है 2 वर्षों में, पहले हम निकालते हैं सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5%, 5% और 5 का 5% यानी कि 0.25% और, यानी कि 10.25% क्या है, इसका ब्याज लग चुका है। ठीक है, यानी अगर बात करूं कि 100 की वैल्यू बन जाएगी 110.25। अगर इस पॉइंट को मैं हटाने की कोशिश करूंगा तो आप बोलेंगे 400 की वैल्यू बन जाएगी 441। क्लियर है ना, बोलिए ना। 400 की वैल्यू बन जाएगी 441। या फिर अगर आप रेशियो से भी करेंगे तो 100 की वैल्यू बनेगी 105, स्क्वायर कर लीजिए, मतलब 20 की वैल्यू 21 का स्क्वायर, यानी कि 400 की वैल्यू 441। वही तरीका है, तरीका चाहे कोई भी हो,
आंसर तो सेम ही आता है भैया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा पी और ए का रेशियो मिल चुका। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 7,0,5,600 बटा 140 इंटू कर लो 400 और ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई। तो आप अगर देखेंगे, अगर काटेंगे ना, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी आपसे। कितने में पता है आपको? ये कट जाएगा आपको, अगर मैं इस जीरो की हटाने की बात करूं, अगर मैं इस जीरो को छोड़ दूं ना, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। पता है कैसे? ये पूरा पूरा कट जाएगा 16 बार में। ठीक है। तो 16 चौका 64 और 4 जीरो और इस सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। आगे बढ़ जाते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात और व्यय का अनुपात दे रखा है, तो उनके दोनों की जो बचाने का वो है वो आपको निकालना है। तो ए का वेतन क्या होगा? हमने मान लिया 4x और 5x। तो इस 4x में से अगर हम 200 रुपये जो सेविंग में बचा दें, और इस 5x में से अगर हम 300 रुपये सेविंग कम कर देंगे, तो इन दोनों का मुझे क्या मिल जाएगा, व्यय का रेशियो यानी कि 5/6। आप जरा क्रॉस कर लो, इस सवाल का आंसर निकाल लो। होगा कि नहीं होगा? बेहद हो पाएगा। 4 छक 24, 5 5 25 यानी कि x इधर आ चुका है। 2 छक 1200 और 1800 यानी कि 600। 2 छक 1200 और 3 5 1500 यानी कि 1200, यानी अंतर कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 300, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 300 की वैल्यू। ठीक है। आपको निकालना है ए का वेतन। ए का वेतन है कितना? आप बोलेंगे 4x, यानी कि 4 × 300 यानी कि 1200 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े, लंबा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं। ए बी और सी जो है ना, वो किसी कार्य को 4 दिन 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों बारी बारी से काम करते हैं। ए पहले किया, फिर बी किया, फिर सी किया, कोई दिक्कत नहीं। ए फिर 4 डे काम करता है। तो आपसे कह रहा है कि उस दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जब 175% कार्य पूरा हो पाए। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा, तो 4 चौका 16 × 2 × 1। ठीक है। एक दिन ये काम करेगा, फिर बी और फिर सी, मतलब 3 दिन मिला करके जो काम पूरा होगा वो हो जाएगा 4 2 6 1 7 काम पूरा हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि सिर्फ 16 काम नहीं करवाना है, बल्कि 16 का 175% काम करवाना है। यानी कि 7, ये 4, 4 से काट लो 4 बार, यानी कि 28 तुमको काम करवाना है। एक्चुअल काम कितने करवाने हैं? 28, यानी कि 7 काम को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 28 बन जाएगा। तो इंटू कर दो 4 इधर भी, यानी कि 12 दिन में तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है। सवाल देख के लगा बहुत लंबा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल था। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:11। यदि स्कूल में 3420 छात्र हैं, तो स्कूल में लड़कियां कितनी हैं? तो इन दोनों का सम 18, निकालना 11, गुणा कर लो, आंसर मिलेगा। बहुत ही घटिया सवाल। एक वस्तु की कीमत में 2 क्रमिक वृद्धि है, तो उसका किस एकल वृद्धि के बराबर होगा? तो 5 और 5 10 और प्लस 5 का 5% यानी कि 25/100। नहीं होगा क्या? यानी कि 10, और ये बन जाएगा 0.25 यानी कि 10.25% इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 10,000 रुपया के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 22% और 8% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना होगा? आपसे कह रहे हैं। ठीक है। 10,000 रुपया के लिए बिल के लिए 30% की छूट और 22% और 28% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर निकालिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक तुम्हारा छूट है 30% का, दूसरा छूट 2 बार होता है, एक 22% का और एक 8% का। तो जो अंतर आएगा वो अंतर कितने का आएगा? आप मुझे बताओ। वो अंतर आएगा 22 का 8% निकालने में, और उसी का वैल्यू कितना है? तो आप बोलेंगे 1, सॉरी, उसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर 22 का मैं 8% निकालूंगा, तो आप पाएंगे कि 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, यानी कि 44/25। यानी अगर मैं इसको अगर नहीं काटा होता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि 100 से डिवाइड करना बड़ा आसान हो जाता है। आप अगर देखेंगे, तो मैं नहीं काट रहा हूँ। ठीक है। तो आप अगर देखेंगे 22 × 8 यानी कि 176/100, यानी कि 1.76% ही क्या होगा, इन दोनों परसेंटेज का अंतर होगा। यानी 10,000 रुपया का आप निकाल लो 1.76%, यानी कि 176 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे आते हैं भाई। एक व्यापारी जो है वो ये कहता है कि 2 रुपए प्रति केजी वाले मूल्य वाले 26 केजी
अपरिष्कृत नमक को 3 रुपया 60 पैसा प्रति केजी मूल्य वाली 30 केजी अपरिष्कृत नमक के साथ मिलाता है ना, तो मिश्रण को 3 रुपए प्रति केजी पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट निकालिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके भैया बहुत सारे तरीके हैं। आप देख सकते हो कि 2 रुपया गुणा 26 केजी मतलब 52 रुपया मैं कह सकता हूँ, प्लस 3 रुपया 60 पैसा इंटू कर लो 30, यानी कि 36 3 108, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 108 रुपया क्या हो जाएगा, इसका कीमत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो बेचा है ना, कितना लाभ होगा आपको बताना है। मतलब जो ये तुम्हारा सीपी हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। मतलब 160 रुपया क्या हो जाएगा, सीपी। इतना में खरीदा आपने, मतलब बेच के बना दिया। आपसे कहा 3 रुपए प्रति केजी से बेचा, 30 केजी और 26 केजी, यानी कि 3 2 5 56 केजी को बेचा है 3 के हिसाब से, यानी 5 3 15 6 3 18, यानी कि 168 रुपीज में सेल किया। ये तुम्हारा एसपी हो गया। तो आप पाएंगे 8 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा है, तो 8 रुपए प्रॉफिट कर रहा है आउट ऑफ 160 इंटू 100%। नहीं हो पाएगा क्या, बेहद ही आसान, बेहद ही आसान। तो 8 गुणा 20, 20 25 100, यानी कि 5% क्या हो जाएगा भैया, प्रॉफिट का परसेंट। यदि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है। अच्छा, ए कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का एवरेज है। बी प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ए और बी का आपको एवरेज निकालना है। तो पहले हम ए निकालते हैं, एवरेज। पहले हम ए निकालते हैं, कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 1 + 2 + 3 +4 +5 का 5 बटा 5 कर लो। 5 4 9 3 12, 12 3 15 बटा 3, यानी कि 3 इस सवाल का एवरेज होगा। ए की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम बी की बात करूं, तो 1² +2² +3² +4² +5² का आप निकाल दो एवरेज, बोलिए ना। यानी कि आप अगर देखेंगे 25 और 16, 25 और 25 50 और 4 54 और 1 55 बटा 5, यानी कि 11। आपसे कह रहा है कि इस ए और बी का एवरेज निकालो। मतलब 3 + 11 बटा 2, यानी कि 14 बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान सवाल आपको देखने को मिल रहा है। व्यापारी जो 18 रुपए प्रति केजी और 27 रुपए प्रति केजी के दो सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को कीमत 25 रुपए पर केजी हो जाए। लगा दो एलिगेशन, 18 27, यहाँ कर दो 25। नहीं हो पाएगा, 2:7 का रेशियो मिला देंगे ना। बहुत ही आसान सवाल। बेलनाकार मीनार का व्यास दे रखा है 10 मीटर। अगर व्यास तुम्हारा 10 है तो आर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, हाइट दे रखा है तुम्हारा 21, तो आपको कह रहा है कि इतना रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी। अगर बेलनाकार है, तो अगर वक्र की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है 2πRH। बोलिए, अगर मुझे खर्च निकालना है, अगर मुझे खर्च निकालना है कितना टोटल कॉस्ट आएगा, तो आप बोलेंगे 2πR की वैल्यू हो गई 5, H की वैल्यू हो गई 21। इस 2πRH में हमको 8 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जिससे कि मुझे खर्च निकल पाएगा 7 × 3, 44 × 5 220 × 3 660, गुना कर लो 8, यानी कि 8 छक 48, 8 छक 48, यानी कि 4800 + 480, यानी कि 5280 रुपया में क्या हो जाएगा, रंग जाएगा। ये पूरा पूरा बेलनाकार मीनार जो भी है वो रंगा जाएगा। अगर मैं बात करूं भैया कि एक व्यक्ति ने 25 रुपये प्रति लीटर की दर से क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध को खरीदा है। उसने क्या किया, इसे 5 लीटर पानी को मिला दिया और क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो लाभ परसेंट निकालिए कितना हो पाएगा। लाभ परसेंट कितना हो पाएगा, मतलब सिंपल तरीके से इसका मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मैं कह सकता हूं कि 25 लीटर दूध जितना मैं खरीदा, उतना ही पैसे में 5 लीटर पानी फेंट दिया, मतलब 30 लीटर को बेच दिया और सेम पैसे मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको सीपी और एसपी का रेशियो मिलेगा, मतलब 5:6। और जरा प्रॉफिट निकालने, 1/5, यानी कि 20%। आगे बढ़े, एक धनराशि है 20% की प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों की उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज की गणना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, ओके भैया।
यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो इस धनराशि पर 3,133 रुपए का ब्याज अधिक प्राप्त होगा। धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। अगर आप देखेंगे इस सवाल को तो मजा आ जाएगा। इस सवाल में पहली बार कह रहा है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज दर हो तो 2 वर्षों के लिए अगर उधार दी जाती तो वार्षिक रूप से गणना की जाती। तो उस केस में 20% और 20%, मतलब 20-20-40 और प्लस 20 का 20% यानी कि 4% और यानी कि 44% हमको ब्याज देना पड़ता। अगर ये ईयरली कंपाउंडिंग होता, अगर ये भैया ईयरली कंपाउंडिंग होता, लेकिन अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो उस केस में तुम्हारा रेट हो जाएगा आधा और टाइम हो जाएगा दोगुना, मतलब 2 साल बन जाएगा 4 साल। तो इस वाले केस में कितना होता है आपने याद कर रखा है पहले से, 46.41%। अब इन दोनों का जो अंतर है वो हो जाएगा 2.41%। और सवाल भी यही कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है अधिक प्राप्त होगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस में कितना, 3,133 रुपया का अंतर पड़ेगा। मतलब अगर मुझे पी की वैल्यू निकालनी है तो 3,133 बटा 2.41 इंटू कर दो 100। समझ गए बात? समझ गए भैया बात? डेसिमल को हटाया, 100 लगाया। ये संख्या से अगर तुम काटोगे तो पूरा पूरा 13 से कटेगा। तुम काट के देखना तो 13 पे 4 जीरो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल है, लॉजिकल है, ट्रिकी है। आगे बढ़ते। एक मोटरसाइकिल 25 के स्पीड से 50 किलोमीटर तय किया। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल कितनी होनी चाहिए ताकि पूरी एवरेज चाल 30 हो जा? ठीक है, 30 हो। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 50 किलोमीटर की बात किया, फिर से यहाँ 50 किलोमीटर की बात किया। मतलब अगर तुम्हारा डिस्टेंस सेम है, अगर तुम्हारा डिस्टेंस सेम है तो फिर कुछ भी करने का सकता आपको है ही नहीं। ये जो एवरेज स्पीड होता है वो कितना होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना था, आप बोलेंगे 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की वैल्यू 25, y आपको निकालना है बटा 25 प्लस वाई। बोलिए ना। आओ जरा सॉल्व करें। तो आप अगर देखेंगे 6 बार में और ये 5 बार में, ये 2 से 3 बार में। बोलिए बोलिए बोलिए। तो 5y इधर इज इक्वल टू 75 प्लस 2y, 2y नहीं बल्कि 3y, 3 से किया मल्टीप्लाई ना। आप जरा इधर आ जाएं तो आप देखेंगे कि 2y की वैल्यू आ चुकी है 75, यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है 75 बटा 2, यानी कि 37.5 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़े, 18 की बात कर लेते हैं। राजधानी ट्रेन की एक विशेष दूरी b के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की नियत चाल से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है। ठीक है, फिर 2d के बराबर दूसरी डिस्टेंस तय करने के लिए इतने के स्पीड से पहले वाली दिशा के में ही यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान आपको एवरेज स्पीड निकालना है। जब तुम्हारा डिस्टेंस अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, एबीजी स्पीड क्या करते हैं भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ गए? डिस्टेंस कितना था, आप बोलेंगे पहले डी था अब 2d हो गया, मतलब टोटल हो गया 3d। अगर टाइम की बात करूं तो डी को तय किया 75 के स्पीड से और 2d को तय किया 100 के स्पीड से। आओ जरा हल करें, इस सवाल का आंसर निकालें। आओ जरा हल करें, इस सवाल का आंसर निकालें। यहां से हम डी और डी कॉमन निकाल के यहां से हम काट के हटा रहे हैं तो 2 1 3 बचेगा ऊपर। यहां हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा 300, यानी कि 4 + 3, 4 + 3 और 300 को भेज दो ऊपर। यानी मैं कह सकता हूं, मिस्टेक हो गई मेरे से। क्या मिस्टेक हो गई मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ मिस्टेक क्या हो गई थी, ऊपर है 3 और नीचे बचेगा, एलसीएम हो जाएगा 300। तो 75 गुणा 4 और 3 गुणा 2 6, ये करना था मुझे। तो 3 गुणा 300 चल जाएगा ऊपर और 6 और 4 10, यानी आप अगर देख पा रहे हैं तो 10 से 0 खत्म, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, थक गया हूं मैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कि जब संख्या इतना और इतना को डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 7 और 6 बचता है। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, एचसीएफ निकालते हैं। कब? जब इस संख्या में 7 कम किया मतलब 1651 और इस संख्या में 6 कम किया मतलब 2032।
आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों का आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। जो एचसीएफ आएगा वही सवाल का आंसर होगा। आप एचसीएफ खुद से निकाल लो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ, ठीक है। कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है? कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है? ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जरा, अगर देखेंगे 2310, मैं करता हूं फैक्टराइजेशन, तो आप देखेंगे 1 1 5 और 5, ठीक है भाई। अगर हम 3 से करेंगे तो कटेगा क्या? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आओ जरा चेक करें। 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15, 5 3 9, 8 8 16, नहीं कटेगा। 3 से 5 से काटो तो 5 7 35, 5 7 35, फिर 7 देखो यानी कि 11। आपसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। तो आप अगर देखेंगे सारे के सारे नंबर क्या है ना, अभाज्य संख्या है। आप देखो यहाँ पे 2 भी अभाज्य संख्या है, जिससे ये संख्या कट रही है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी और 11 भी है। तो हम एक काम करेंगे, इन सबको हम जोड़ने वाले हैं। कितना आएगा? 28। कितना आएगा भैया? 28। 11 7 18, 5 23, 3 26 और 2 28। तो आपसे कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से संख्या ढूंढिए जो 28 में से एक कम है, मतलब कि 27 इस सवाल का आंसर होगा। समझ गए बात को? तो बहुत ही आसान सवाल था ये वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है मेरे भाई, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।